अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर की मश्क की पहली मंजिल कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करना सीखा। आज बढ़ेंगे इस चैप्टर की मश्क की दूसरी मंजिल की जानिब के, जिसका नाम है सवालात का इयादा। आज के लेक्चर में इस हिस्से के पहले 3 सवालात 17.1, 17.2 और 17.3 को हल करना सीखेंगे। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज़ में बता आया हूँ कि आज हम आगाज़ करेंगे मश्क की दूसरी मंजिल का, जिसका नाम है सवालात का इयादा, और आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 17.1 से। तो चलें पढ़ते हैं कि 17.1 में हमसे पूछा क्या जा रहा है। सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई फ़र्क वाला सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो यह सवाल बहुत ही अहम तस्वुर किया जाता है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लें, लिख भी लें कि यह सवाल एक अहम सवालों में से एक सवाल है। और याद रखिएगा दूसरी बात कि जब भी आपसे किसी भी दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क पूछ लिया जाए तो आप कोशिश करें कि उसको 3 से 4 फ़र्क बताएं, ताकि उस पे ये इंप्रेशन पड़े, उस पे ये तासुर जाए कि आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में वाज़िया अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल वाज़िया है। तो चलें, हम डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क करना चाहते हैं तो हम डेटा को एक तरफ लिख लेंगे और इंफॉर्मेशन को हम दूसरी सतह पे लिखेंगे। अब एक साइड पे आपने डाटा की सारी चीज़ें लिखनी हैं, एक साइड पे इंफॉर्मेशन की सारी चीज़ें लिखनी है, तो क्यों ना हम इन दोनों के दरमियान एक दीवार हायल कर दें, एक हम लाइन लगा दें, ताकि ये चीज़ें वाज़िया हो जाएं कि किस जगह पे हम डाटा की बात कर रहे हैं और इस जगह पे हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो फ़र्क आपने करना होता है वो बुनियादी फ़र्क तारीफ़ का होता है। तो क्यों ना आगाज़ किया जाए तारीफ़ से। तो डाटा की तारीफ़ आप जानते हैं कि हक़ाइक़, नज़रियात और हदायत का मजमुआ डाटा कहलाता है। ये तो हो गई डाटा की तारीफ। तो उसी के मुकाबले में हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन की तारीफ। इंफॉर्मेशन हम जानते हैं कि कंप्यूटर की इस्तिलाह में क्या होती है। कंप्यूटर की इस्तिलाह में इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। यानी कि जब डाटा को तरतीब दे दिया जाए तो उस चीज को, तो जो नई चीज हमें हासिल होती है उस चीज को डाटा नहीं कहा जाएगा, बल्कि अब उसको इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। तो ये तो हो गई तारीफ। अब मजीद फर्क करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो डाटा होता है ये बेमानी होता है। इसको देख के हमें कोई भी मालूमात नहीं मिल रही होती, हम उससे कोई नतीजा अखज़ नहीं कर रहे होते। इसके बरअक्स जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये बामानी होती हैं। बामानी का मतलब ये है कि इसको देखते हुए हम कोई फैसला कर सकेंगे कि ये जो चीज़ हमारे सामने पड़ी हुई है ये क्या है और ये हमें क्या चीज़ बताना चाहती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि डाटा बेमानी है और इंफॉर्मेशन हमेशा बामानी होती है। मजीद एक फर्क हम ये लिखेंगे कि डाटा इनपुट की सूरत में कंप्यूटर को
दिया जाता है और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आउटपुट की सूरत में जाहिर करता है। यानी कि मैंने कंप्यूटर को कोई हदायत दी, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है एक प्रोसेसर। वो प्रोसेसर इस डेटा को प्रोसेस करके इसको तरतीब दे के आपके पास एक इंफॉर्मेशन दे देगा। तो चूंकि आपने इनपुट पे दिया है डेटा, तो आउटपुट की सूरत में आपको मिल रही है इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप कहेंगे कि डेटा को आप इनपुट की सूरत में कंप्यूटर को देते हैं और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आपको आउटपुट की सूरत में जाहिर करता है। एक मिसाल के जरिए समझाना चाहते हैं उसको, तो आप इस तरह से समझाएं कि फर्ज करें कि मेरे पास ये नंबर पड़े हुए हैं 8 3 6 4 2, लेकिन ये जो नंबर हैं इनको देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि आप इससे क्या मालूमात फराहम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इस सारे डाटा को तरतीब देना पड़ेगा, और तरतीब देने के बाद आप इस नंबर को लिखेंगे 2 3 4 6 8। यानी कि जब इस नंबर को मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कि जो नंबर है ये तरतीबे सऊदी में लिखा हुआ है, यानी कि छोटे से बड़े की जानिब हम नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि डाटा बेमानी है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन ने मुझे एक चीज फराहम कर दी कि जिसे देख के मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो नंबर हैं तरतीबे सऊदी की सूरत में लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला बहुत ही अहम सवाल है कि जिसमें आपको डाटा और इंफॉर्मेशन का फर्क पूछा गया है, समझ आ गया है। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का दूसरा सवाल। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने सबसे पहले तो यह बताना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये कोई एक ही चीज नहीं है, बल्कि ये दो टेक्नोलॉजीज का मजमुआ है। और इन दो टेक्नोलॉजीज में आती है सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरी इसमें आती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे साइंसी तरीकेकार को अपनाते हुए डाटा को स्टोर किया जाता है, फिर उसे तरतीब दिया जाता है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, तरतीब दिया जाता है और कार आमद मकासद के लिए इसे आगे तक दूसरों तक पहुंचाया जाता है। जबकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मदद से पैगाम को फौरी और तेजी से पहुंचा सकते हैं। तो जब ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलेंगी तो जो नई टेक्नोलॉजी मार्ज वजूद में आएगी उसको हम नाम देंगे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या जिसे आईसीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलें हम क्यों ना आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ लिख दें। हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसे साइंसी तरीकाकार और जर्राए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मदद से
चंद सेकंड्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और प्रोसेस करने के बाद आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मिला दिया तो उससे हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ हासिल कर ली। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इस तारीफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि डाटा को स्टोर किया जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। तो देखें इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर भी हो रही है, इसे प्रोसेस भी किया जा रहा है और इसे आगे भी पहुंचाया जा रहा है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि मालूमात फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मदद से। यहाँ पे देखें हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मदद से चंद सेकंड्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये दो टेक्नोलॉजीज का मिलाप है। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ आ गया होगा, यह तारीफ भी आपने समझ ली होगी। इसे बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है। तो चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का तीसरा सवाल। सवाल पूछा यह जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या हैं, हर एक का फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स इसका मतलब क्या है। तो हमने इसकी तारीफ अपने लेक्चर के अंदर भी पढ़ी थी और लेक्चर के अंदर हमने इसकी तारीफ इस तरह से की थी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे आप नाम देते हैं CBIS का, 5 हिस्सों से मिलकर बनता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या हैं उसकी तारीफ तो देख ली है। अब देखना है कि इन 5 हिस्सों में कौन कौन से हिस्से हैं और हर हिस्से का फंक्शन क्या है, हर हिस्से का काम क्या है, क्योंकि ये भी सवाल में पूछा गया है। अब चूंकि इसमें 5 हिस्से हैं, 5 हिस्सों में से फर्दन फर्दन हर एक का काम बताएंगे, इसका मतलब है कि ये एक तफसीली सवाल है, आप इसका तफसीली जवाब दे रहे हैं और ये भी बहुत ही अहम, यानी कि समझने इस चैप्टर का पहला अहम तफसीली जवाब है ये। तो इसके पहले हिस्से को हम नाम देते हैं हार्डवेयर का। आप जानते हैं कि हार्डवेयर जब भी मैंने आपको बताया है तो मैंने कहा है कि जिस्म और रूह की मिसाल दी जाए तो इसमें जिस्म जो कि देखा जा सकता है, जो छुआ जा सकता है, इसको आप हार्डवेयर का नाम देंगे। तो कंप्यूटर में वो सारी चीजें कि जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन तमाम चीजों को हम हार्डवेयर कहेंगे। अब कंप्यूटर की जितनी भी मशीनरी है, चाहे वो उसका मॉनिटर हो, चाहे वो इसका CPU हो, चाहे वो उसका कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर की हार्डवेयर कहलाती हैं। तो चलें हम लिखेंगे कि इसका ताल्लुक कंप्यूटर की मशीनरी से है।
इसमें सबसे अहम हिस्सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी जिसे कहा जाता है, सीपीयू है जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो आप कहेंगे कि सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस, सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस, और सारी की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस शामिल होंगी। तो इस तरह से हम एक हिस्से को बयान कर चुके हैं, अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अब हार्डवेयर को जो चीज हदायत दे रही होगी कि आपने ये काम इस तरह से करना है, उसको नाम दिया जाता है सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर इसका मतलब है कुछ हदायत और कुछ इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ है जो कि हार्डवेयर को दी जा रही होती हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम ये बात लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर से मुराद कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं और इनको सपोर्ट करने वाले मैनुअल्स हैं। मैनुअल्स हदायत का मजमुआ होता है। जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं मार्केट से, तो साथ ही साथ आपको एक मैनुअल दिया जाता है। उस मैनुअल के अंदर वो सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपने अगर इस चीज को चलाना है तो आपको इस चीज को चलाने के लिए दर्ज झैल हदायत को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। जब तक आप उन हदायत को चलाते रहेंगे, उन हदायत को फॉलो करते रहेंगे, वो चीज बिल्कुल ठीक चलती रहती है। और जैसे ही आप हदायत से बाहर निकलेंगे तो वो चीज उसमें कोई ना कोई खराबी पैदा हो जाती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर को चलाने के लिए खास किस्म के मैनुअल्स होते हैं, उन मैनुअल्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आखिर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या हैं? तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स हदायत का सेट है कि जिनको कंप्यूटर की मशीन पढ़ती है और उसको पढ़ते हुए उस पर अमल पैरा होती है। अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये कंप्यूटर के अपने सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कोई चीज इंस्टॉल की है, कोई ऐप इंस्टॉल की है, तो उस ऐप का भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि ये याद रखें कि कंप्यूटर में जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लाजमी तौर पे उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो इसको हम एक पॉइंट की सूरत में लिख देंगे कि ये एक अदद हदायत का मजमुआ है जो कि पढ़ी जाती हैं कंप्यूटर मशीन की जानिब से, और कंप्यूटर की मशीन उसको पढ़ते हुए इन हदायत पे अमल करती है। फिर तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे कि ये जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, ये कोई काम करवा रहा है हार्डवेयर से, हार्डवेयर कोई काम कर रहा है, काम करने के लिए इनके पास कोई चीज भी तो होनी चाहिए कि जिस पे ये काम कर रहे हैं। तो जिस चीज पे ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से काम लेता है, उस चीज को कहा जाता है जी डाटा। और डाटा आप जानते हैं कि हमारे पास हकायक, नजरियात और अशकाल का मजमुआ है। तो इसके बारे में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि डाटा ऐसे हकाइक और अशकाल का मजमुआ है जिनसे
बजरिया प्रोग्राम्स कारामद इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। अब ये डाटा किस किस सूरत में हो सकता है, तो याद रखिएगा कि ये जो डाटा है, ये डाटा टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, ये डाटा ऑडियो की सूरत में भी हो सकता है, ये डाटा अशकाल की सूरत में भी हो सकता है। यानी कि डाटा किसी भी किस्म में मौजूद हो सकता है। सिर्फ क्या होना है कि जो भी डाटा आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर उस डाटा को प्रोसेस करेगा। डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट पे शो करवा दिया जाएगा। अगला अहम और चौथा हिस्सा जो कि इस सीबीआई सिस्टम का है, वो है जी तरीकाकार, कि हमने किस तरीके को अपनाते हुए, किस तरीके की पैरवी करते हुए डाटा को प्रोसेस करवाना है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये हदायत और कवानीन का मजमुआ है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करने और उनको इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको इस्तेमाल करना है, और चूंकि ये हदायत और कवानीन का मजमुआ है, तो इनको मैनुअल्स की सूरत में लिखा जाता है। अब अगर ये मैनुअल्स की सूरत में लिखे जाएंगे तो ये तरीकाकार हमारे पास वज़ा हो जाएगा कि आपने जब भी डाटा को प्रोसेस करना है तो किसी खास तरीके को फॉलो करते हुए आप उस डाटा को प्रोसेस करेंगे। याद रखिएगा कि जो भी तरीकाकार बनाया जाता है उसको थोड़ा सा लचकदार बनाया जाता है। तो इस तरीकाकार की खूबियां ये हैं कि जो तरीकाकार है, एक तो ये लचकदार होना चाहिए कि अगर वक्त के गुजरने के साथ साथ तरीकाकार में कोई तब्दीली आप लाना चाहते हैं, तो वक्त के साथ अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, तो अगर तो ये तरीकाकार लचकदार है तो उसमें हम वो तब्दीली आसानी के साथ ला सकते हैं। लेकिन अगर तरीकाकार लचकदार ही ना हो, वो अपने अंदर किसी तब्दीली को कबूल ही ना करे, तो फिर तरीकाकार को नया बनाना पड़ेगा। वो सारी मेहनत जो हमने पहले की थी वो शुरू से करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये एहतियात की जाती है, इस बात का ख्याल रखा जाता है कोई भी तरीकाकार बनाते हुए कि जब भी मुस्तकबिल में किसी तरीक़ेकार में कोई तब्दीली लानी पड़े तो उस जगह पे वो तब्दीली लाई जा सके और उसे आसानी के साथ इंप्लीमेंट करवाया जा सके, उसका इतलाक आसानी के साथ करवाया जा सके। अब आखिरी और बहुत ही अहम हिस्सा जो इस सीबीआई सिस्टम का है वो है अफराद। अफराद वो लोग हैं जो कि सीबीआईएस सिस्टम के तरीक़ेकार को वज़ा भी करते हैं और फिर उसके बारे में फैसला भी करेंगे कि क्या ये तरीका, ये सॉफ्टवेयर ठीक है या नहीं। यानी कि अफराद ही वो लोग हैं जो पहले तरीकाकार डिजाइन करेंगे और फिर अफराद ही वो लोग हैं कि जो इस तरीकेकार की कामयाबी और नाकामी का जिम्मेदार होते हैं। तो इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि सीबीआई सिस्टम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को अफराद की इंफॉर्मेशन सिस्टम की कामयाबी और नाकामी के जिम्मेदार होते हैं। तो इसका मतलब है कि बनाने वाले भी लोग, उसको टेस्ट करने वाले भी लोग और फिर उसकी कामयाबी
और नाकामी का बताने वाले भी लोग। इसकी मिसाल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई बाइक बनाई जा रही है तो वो बाइक बनाने वाला कौन है? लोग हैं, अफराद हैं। और बाइक को इस्तेमाल करने वाले कौन हैं? वो भी लोग हैं, अफराद हैं। तो फिर जैसे ही अफराद उस बाइक को चलाएंगे तो चलाने के बाद वो उसके बारे में फीडबैक देंगे कि क्या बाइक की क्वालिटी बेहतर है, बाइक में कोई चीज तब्दील होने वाली है या नहीं। तो ये सारी की सारी बातें जो इसका तायुन करने वाले अफराद होते हैं। फिर जैसे ही अगर किसी भी तरीकाकार में तब्दीली लानी हो तो वो राब्ता करते हैं इस तरीकेकार वाले प्रोसेस से। फिर वो उस तब्दीली को दोबारा से सेट किया जाता है, फिर दोबारा से अफराद उसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या ये जो तरीकाकार है आपकी बार ये कामयाब हो गया या मजीद इसमें कोई तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि ये जो तफसीली सवाल है इस आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स की सूरत में आपको चीज़ें समझा सकूं। आपने इसी तरह से इसके नोट्स बना लेने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बड़े अच्छे से और आसानी के साथ आप समझ आ चुका है। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर में हम सीख चुके हैं पहले 3 सवालात को हल करना। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है और आपने इनके नोट्स भी बना लिए हैं। चलें बाकी जितने भी सवालात हैं सीखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।